हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसका बहुत दिनों से सभी को इंतजार था। और ये टॉपिक है अभी जो कि हाल ही में लेटेस्ट इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो अमेंडमेंट्स आए हैं 2014 फाइनेंस एक्ट से, उन्हीं में हमारे पीएसयू या गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी भी पीएसयू का हो, उसके लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं जैसा कि इंडेक्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो एक तो चेंजेस आया है टैक्स रेट में। ठीक है, एक मेजर जो चेंजेस आए हैं वो है कैपिटल गेन में, और एक मेजर चेंजेस आए हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस में। टीडीएस हमारे पीएसयू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो टैक्स रेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अपन जो है वो एक एक करके सारे अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं तो टीडीएस, कैपिटल गेन और टैक्स रेट्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 2024 की जो आने वाली एग्जाम्स है, चाहे वो यूपीएससी एडी पोस्ट हो, हालांकि यूपीएससी एडी की पोस्ट में डायरेक्ट टैक्स को डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल सिलेबस इस बार का भी नहीं आया है। तो मोटा मोटा यूपीएससी ये एक्सपेक्ट कर सकता है आप लोगों से कि आपको लेटेस्ट जो डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस हुए हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी तो है ही है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में भी पूछ सकता है, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको जरूर गो थ्रू करिए, और हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको जरूर याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं टैक्स रेट से। तो टैक्स रेट में जैसा आपको पता है कि हमारी जो न्यू टैक्स रिजीम है, दो टैक्स रिजीम है हमारी, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 115 BAC। एक तो ये सेक्शन का नाम ही इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं स्टार लगाता जाऊं वहां आप अपने आप को इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिएगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो अभी स्लैब चेंज हुई है वो क्या हुई है कि 3 लाख रुपए तक आपका नील है, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% है, 7 लाख से 10 लाख रुपए तक आपका 10% है, 10 लाख से 12 लाख के बीच में जो है 15% है। तो ये वाली स्लैब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इनकम देके टैक्स भी पूछ सकता है, और आपसे डायरेक्टली इनकम देके रेट भी पूछ सकता है। ठीक है, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में जो इनकम रहेगी उसके ऊपर 20% है, और अबव 15 लाख जो है उसके ऊपर जो है वो हाईएस्ट रेट क्या रहेगी हमारी 30% है। तो बेसिकली 3 लाख से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और 15 से अबव। क्लियर हो गया? ठीक है जी। टैक्स रेट वही 5, 10, 15, 20 और 30। इसके बाद में नो डिडक्शन अवेलेबल एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी इनको छोड़कर, यानी इनकी डिडक्शन मिलेगी। तो कौन कौन सी? एक तो सैलरी हेड में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 16 में आपको ध्यान हो तो पहले 50,000 रुपए की डिडक्शन मिला करती थी। तो अब जो वो है फाइनेंस एक्ट 2024 से उसकी लिमिट कर दी गई है 75,000, 75,000 रुपए की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है। इसके अलावा फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन जो अदर सोर्सेज हेड में डिडक्शन मिला करती थी, उसकी भी जो लिमिट 15,000 हुआ करती थी, उसकी 15,000 की लिमिट को 25,000 कर दिया गया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? इसके बाद है डिपोजिटेड इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। इस अग्निवीर कॉर्पस फंड का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सेक्शन जरूर याद रखना है कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो चैप्टर 6A की जो डिडक्शन मिलती है वो कौन से सेक्शन में मिलती है? 80CC एज सेक्शन में मिलती है। तो ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये स्लैब रहेगी, कम रेट वाली रहेगी, कम इनकम जो है वो टैक्सेबल कम रहेगा आपका, लेकिन आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हमें बेसिकली पता है, सिर्फ 3 को छोड़कर, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, फैमिली पेंशन और अग्निवीर कॉर्पस फंड। ये इंटरव्यू में भी पूछा सकता है कि अगर न्यू टैक्स रिजिम मिलती है तो मुझे कौन कौन सी डिडक्शन मिल सकती है। क्लियर हो गया? चलिए जी। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके लाया हूं आपके लिए, तो इसमें ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट एरियाज को ही हम कवर करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन में आपको ध्यान है अलग लिमिट लगती है हमारी। तो
पहले की जो लिमिट चला कर रही है ओल्ड टैक्स रिजिम की, वो सेम वही है, 2.5 लाख तक नील है आपका, 250 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में इसको स्किप कर देते हैं, 5 से 10 पढ़ लेते हैं या 15 पढ़ लेते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि 5 के बाद में जो सीधा जो है वो टैक्स रेट हमारी है वो 20% है, और 10 लाख एंड अबव जो है वो 30% है। क्लियर हो गया? तो ये चीज ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी उसमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सीनियर सिटीजन जो है उसमें आपको ध्यान है पहले की जो स्लैब चला करती थी वो क्या थी, 3 लाख रुपए तक जो है वो हमारा कोई भी टैक्स नील नहीं होता है, नील होता है, यानी 250 तक तो नॉर्मल पर्सन के लिए, और 250 से अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए जाते हैं तो वहां पर 250 की जगह कितनी हो जाएगी हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए हो जाएगी। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, ये जो स्टार्टिंग जो लिमिट होती है इसको क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, ये आप सभी को पता है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अबव जो है वो 30%। सिर्फ जो डिफरेंस किसका है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का हमारा डिफरेंस है। क्लियर हो गया? चलिए इसके अब इसकी एज भी ध्यान रखनी है आपको। इसकी एज है सीनियर सिटीजन के लिए 60 से 80 साल। ठीक है, तो यानी 79 तक, अगर मैं इसकी बात करूं तो अप टू 79 है। 80 और मोर जो है वो कवर होता है किसमें, सुपर सीनियर सिटीजन में कवर होता है। क्लियर हो गया? तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 5 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही है नील। 5 लाख से 10 लाख तक जो डायरेक्ट 20% लगा करती है, और 10 लाख से जो अबव है उस पर कितनी है 30%। यहाँ पर 5 और 10 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको जरूर उसमें आपको इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जो 4% जो है वो हमारा जो सेस लगा करता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। पहले बात तो इसका सेक्शन आपको ध्यान में रखना है, दूसरी इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो किसके ऊपर है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर है, और उसके बाद उसकी इनकम जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल की वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 लाख से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये भी लिमिट जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें बढ़ा के कर दी गई है 7,75,000 रुपए। ठीक है, कैसे हो गई 7,75,000? 7 लाख तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A में है ही है, ये तो 87A में है ही है। इसके अलावा अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरी हेड में मिल जाएगी। यानी अगर बेसिकली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर 7,75,000 तक अगर किसी की सैलरी है तो क्या टैक्स लगेगा, तो हमारा आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन बिना क्लेम किए आपको 7,75,000 तक की कोई भी टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या बोलता है कि 7 लाख रुपए तक अगर आपका जो भी टैक्स बनेगा तो कितना टैक्स बनेगा, जो भी टैक्स, और 25,000 विच एवर इज लेस, वहां तक आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अंडर ओल्ड जो रिजीम है उसमें ये 7 लाख की जगह कितनी लिमिट है, 5 लाख रुपए की लिमिट है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, वही सेक्शन है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्लियर? तो ये जरूर ध्यान में रखना है, एक तो सेक्शन का नाम ध्यान में रखना है, और न्यू टैक्स रिजीम में जो है वो क्या लिमिट थी और ओल्ड में क्या लिमिट है। क्लियर हो गया? चलिए अब आता है सरचार्ज की बात। सरचार्ज आपको पता है कि सरचार्ज की भी हमारी अलग अलग रेटें हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो 50 लाख तक जो है वो कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है, ना ओल्ड में लगता है ना न्यू में लगता है। 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर जो है वो 10% सरचार्ज रहेगा। ठीक है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के ऊपर जो है वो 15% सरचार्ज रहेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जो है वो 25% सरचार्ज रहेगा, और अबव 5 करोड़ जो है वो 37% सरचार्ज रहेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हाईएस्ट सरचार्ज की रेट जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो सरचार्ज की जो रेट है वो 37%, जो 37% है वो हाईएस्ट है, लेकिन इसके नीचे स्टार लगा हुआ है, सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112 और 112A विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ओनली। यानी 111 वाला जो सेक्शन है, आपको पता है ना एसटीसीजी वाला जो सेक्शन है, उस पे 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला है, 112A अगर हम लिस्टेड अगर शेयर बेचते हैं और उस पे लॉन्ग टर्म होता है तो वो 112A में टैक्सेबल होता है। उस पे जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 15% ही रहेगी, वहां पर 37% या 25% अलग से नहीं लगेगी। क्लियर हो गया? इसमें भी कहीं अपन को दिक्कतें नहीं है। चलिए जी आगे बात करते हैं, सबसे जो मेजर चेंजेज हुए हैं कैपिटल गेन टैक्स रेट की।
कैपिटल गेन टैक्स रेट में क्या किया है इन्होंने कि एसटीसीजी जो 11A की जो रेट है 111A जो हमारा सेक्शन है उसमें जो पहले जो 15% टैक्स लगा करता था उस 15% को बढ़ाकर कितना कर दिया है 20%। लेकिन यहाँ एक चीज ये डेट जो है ये कट ऑफ डेट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। ये एक नॉर्मल कट ऑफ डेट है जो जिस दिन हमारा जो बजट आया था हम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया था उस दिन की डेट से कि 22 जुलाई जो है हमारी 22 जुलाई तक जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 111A में वो 15% से और उसके बाद जो भी एसटीसीजी जो 111A में टैक्सेबल होगा वो 20% की रेट से टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर मैं एलटीसीजी की बात करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 की उसका जो था 20% विद इंडेक्सेशन था। ठीक है, उस 20% के रेट को इन्होंने कर दिया है 12.5%। ठीक है, और उसमें इन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया है। हालांकि अभी गवर्नमेंट जो है वो इसमें बैक हो गई है कि अगर इस डेट से पहले की अगर प्रॉपर्टी जो है और वो आप अगर सोल्ड करते हो तो उसमें वापस से इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसका अगर आप बेचान करते हो सेल करते हो तो उस पर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है? एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A इसमें रेट आपकी बढ़ा दी है 10 से 12.5% कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10% से जो 12.5% की जो रेट की है। और इसी के साथ जो पहले 112A में जो 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन हुआ करती थी कि 1 लाख रुपए तक का एलटीसीजी अगर 112A में हो रहा है तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया है 1,25,000 रुपए कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो एलटीसीजी 112A में जो किया है और ये कब से किया है फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से किया है। क्लियर? तो एलटीसीजी की जो रेट्स का जो चेंजेज हुआ है वो आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही सीरियसली इसको आपको करना है। इसके बाद दूसरे अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो दूसरा जो अमेंडमेंट किया है इन्होंने वो किया है होल्डिंग पीरियड को लेकर कि ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज विल बी हेल्ड 12 मंथ एंड ऑल अदर एसेट विल बी 24 मंथ टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहली चीज तो जो 36 मंथ वाला जो बीच में कॉन्सेप्ट था वो तो बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। यानी जैसे हमारा जो इनकम टैक्स पहले से चला रहा था तो वहां पर एलटीसीजी असेट उसको तभी मानते थे जब 36 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड हुआ करता था। फिर बीच में इसको 24 मंथ पे भी लेके आए कुछ असेट्स पे। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 36 मंथ जो है वो तो रहेगा ही नहीं किसी भी चीज में। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है उनके लिए 12 महीने रहेगा और बाकी की जितनी भी असेट है उनके लिए कितना रहेगा 24 मंथ रहेगा। अब आपकी चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे ज्वेलरी हो चाहे कोई और असेट हो उनके लिए जो है चाहे अनलिस्टेड आपकी डिवेंचर हो चाहे और कोई हो अनलिस्टेड कैटेगरी में उन सबका होल्डिंग पीरियड जो है वो कितना रहेगा 24 मंथ रहेगा। क्लियर? चलिए जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंडेक्सेशन जो रिमूव किया था वो ध्यान रखना 20 ये बैक हो चुकी है गवर्नमेंट। तो इसमें जो है मैंने बता दिया है अमेंडमेंट कि गवर्नमेंट जो है कि 23 से पहले की जो भी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स रेट में अगर मैं बात करूं तो जो मेजर जो अमेंडमेंट आया है वो आया है कि फॉरेन कंपनी में जो 40% की जो टैक्स रेट हुआ करती थी उसके लिए टैक्स रेट जो है वो कितनी कर दी है 35% कर दी है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा 35% किसके लिए हो गई है जो फॉरेन कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी वर्ड यूज किया करते हैं अपन। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए तो आपको पता है 30% है। ठीक है, और अदर कंपनी मतलब जो नॉन डोमेस्टिक कंपनी है अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से कम है तो 35%, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 35% तो टैक्स रेट है ही, उसके अलावा 2% जो है वो हमारा क्या रहेगा सरचार्ज। ठीक है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% हमारा क्या रहेगा सरचार्ज रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पहले से एक एग्जामेशन चला करती थी कि रिड्यूस रेट ऑफ 25% डोमेस्टिक कंपनी के लिए applicable where total turnover received in last previous year does not exceed rupees 400 करोड़। ये जरूर ध्यान रखना ये जो 25% की जो टैक्स रेट है ये उन्हीं के लिए है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसका 22-23 प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट उसकी 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस कंपनी के लिए जो टैक्स रेट लगेगी वो कितनी लगेगी 25% रहेगी। चलिए जी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नॉन डोमेस्टिक कंपनी में ही चेंज हुआ है, ये सब पहले से ही चला करती थी। फर्म का आपको जैसे पता है कि फर्म में जो 1 करोड़ से ऊपर होती है तो सरचार्ज की रेट कितनी होती है 12% होती है। बाकी इसके अलावा जो 4% होता है वो हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक
भी कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, वही 10,000 तक कम इनकम है तो 10%, 10,000 से 20,000 के बीच में इनकम है तो 20% है, और 20,000 से ज्यादा है तो 30% आपका क्या रहेगा, टैक्स रहेगा। क्लियर, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। इसके बाद सरचार्ज की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से जो ऊपर है, सॉरी ये जो सरचार्ज है ये कंपनीज के लिए है, डोमेस्टिक कंपनी का, कि 1 करोड़ से 10 करोड़ की जो सरचार्ज की रेट रहेगी डोमेस्टिक कंपनी पे वो 7% रहेगी, अबाउ 10 करोड़ जो है वो 12% हमारी सरचार्ज की रेट रहेगी। क्लियर हो गया, चलिए जी। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेजिडेंट इन इंडिया है, ध्यान रखना रेजिडेंट इन इंडिया है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फ्लैट टैक्स रेट निकाली 22% की, स्लैब नहीं है, ध्यान रखना स्लैब नहीं है, 22% फ्लैट रेट है अंडर सेक्शन 115 BAD। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। तो इसमें जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी, 10% रहेगी। क्लियर हो गया, चलिए जी। अब आगे की बात करें, इसमें इतना कोई बड़ा इंपॉर्टेंस मुझे लग नहीं रहा, जो इंपॉर्टेंस था वो सेक्शन BAC में था। इसके बाद जो छोटे छोटे जो अमेंडमेंट किए हैं उनको देख लेते हैं, कि जैसे पहले आपको पता होगा कि अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो आधार का जो एनरोलमेंट आईडी है, आधार अभी तक आया नहीं है तो आप आधार का एनरोलमेंट आईडी डाल दीजिए तो भी चलेगा। तो इसमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आधार एनरोलमेंट आईडी हटा नहीं हटा, बात है कि इसका जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आधार कोड करने का जो सेक्शन बोलता है इनकम टैक्स का वो कौन सा बोलता है, सेक्शन 139AA। 139 आपको पता है रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन होता है। क्लियर हो गया, चलिए जी। इसमें बस ये सेक्शन याद रखना है मेरे हिसाब से, ये तो सबको याद रख जाएगा कि जी अब आधार का एनरोलमेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो एसटीटी की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी रेट्स को रिवाइज किया गया है। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की जो रेट्स हैं, आपको पता है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, तो वहां पर एसटीटी चार्ज होता है। तो उस एसटीटी की रेट को बढ़ा के कर दिया गया है 0.1% ऑन ऑप्शन प्रीमियम एंड 0.02% ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग प्राइस। तो ये तो जो 0.1% है वो तो ऑप्शंस पे है, और फ्यूचर पे जो है वो 0.02% है। तो बेसिकली हमें जो है वो अभी की करंट रेट याद रखनी है, इससे पहले क्या थी इससे अपन को बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट, आपको करंट रेट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि जो सेक्शन 16 है हमारा सैलरी हेड का, उसमें जो दो इसमें क्लोज होते हैं, एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला और एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन मिलती है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A जो हमारा है क्लोज, उसमें जो 50,000 की स्टैंडर्ड फिक्स जो छूट मिला करती थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 75,000, और ये किसके लिए किया गया है, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए किया गया है। क्लियर। इसी के साथ जो है वो फैमिली पेंशन का जो सेक्शन 57 हुआ करता था, तो पहले जो डिडक्शन मिला करती थी वो कैसे मिला करती थी, 1/3, इसको मैं डायरेक्टली शॉर्ट में करूं तो 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लेस। इस लेस को याद रखना बहुत जरूरी है, ज्यादातर बच्चे जो गलती इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेस था या मोर देन था। तो मेरा आपसे हमेशा ये रहता है कि आप छोटी चीजों को बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली लिया करो, ऐसा नहीं है कि बस 15,000 की जगह बस 25 हो गया बस उसी को याद रखना है, नहीं, उस लेस को भी याद रखना है, विच एवर इज लेस। तो फैमिली पेंशन में ध्यान रखना कि 15,000 की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है इस बजट में, 25,000 कर दिया गया। क्लियर। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, ठीक है, तो उसमें कितनी हो गई हमारी 75,000 की लिमिट हो गई है। कोई दिक्कत, चलिए जी। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में जो पूछ सकता है जिस हिसाब से हम। क्लियर। इसके बाद में छोटी छोटी जो अमेंडमेंट है कि अगर आप सेटलमेंट अमाउंट पे करते हो, ठीक है, अपने अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई भी आपकी कॉन्ट्रावेंशन चल रही है किसी भी उसमें लॉ में, और आप उसको सेटल करने के लिए किसी तरह का कोई अमाउंट पे करते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो सेक्शन 37 जो जनरल जो सेक्शन होता है जनरल डिडक्शन का, उसमें वो क्या हो जाएगा, फॉल नहीं करेगा, उसकी आपको किसी भी तरह की जो आप जो छूट लेना चाहते हैं वो अलाउ नहीं होगी एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में। आप उसको सेटलमेंट अमाउंट बोल करके सेक्शन 37 में आप क्या नहीं ले सकते, उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते। तो सेक्शन 37 क्या कहता है आपको पता है,
कि बिजनेस के लिए आप कोई भी खर्चा करते हो, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ए पर्पस दैट constitute an offense or is prohibited by law cannot be considered as incurred for business or business purpose and thus no deduction or allowance is permissible for such expenditure. सेक्शन 37 ये बोलता है भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई लॉ को कॉन्ट्रावेंट करने वाला खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने बिजनेस पर्पज से किया है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेटलमेंट की आपको क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन सेक्शन 37 में नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया। चलिए जी, इसके बाद हम प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में जो छूट मिला करती थी उसी के बारे में जो गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि सेक्शन 44 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट गवर्न द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है उसको देख लेते हैं। एनी एक्सपेंडिचर नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 37 यानी बीएनपी हेड में shall be added back to the profit and gains of the life insurance business during the computation। तो इनका ये कहना है कि अगर आपने किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रॉफिट ऐसा जो है ऐसा एक्सपेंडिचर जो किया है उसको 37 में जो है वो आप उसको क्लेम नहीं करेंगे, वो अलाउ आपका नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए जी, आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिडक्शन है वो एक बार फिर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म। आपको ध्यान है अपना असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं, जब असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं तो वहां पर रेम्यूनरेशन की जो अलाउड की जो लिमिट होती है हम एडेड बैक करते हैं, फिर हम इलिजिबल रेम्यूनरेशन की लिमिट निकालते हैं। तो आपको ध्यान होगा वहां हम क्या करते थे, वहां हम लिमिट को देखते थे कि अगर फर्स्ट जो 3 लाख रुपीज का जो बुक प्रॉफिट होता था उस पे कैसे डिडक्शन एलिजिबल लिमिट निकालते थे, रुपीज 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, ये करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 3 लाख की जो फर्स्ट जो बुक प्रॉफिट देखने की जो लिमिट थी उसको कितना कर दिया है, 6 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 6 लाख रुपीज की तो ये लिमिट चेंज होगी। दूसरा, जो हमारी इलिजिबिलिटी जो है वो 150 की जगह कितना हो गया है, यहाँ पर 3 लाख रुपए हो गया है और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो दो दो चेंजेस है, एक तो 3 लाख की जगह 6 लाख रुपए हो गया और एक 150 की जगह 3 लाख हो गया, जस्ट डबल हो गया है, ठीक है। किसके लिए हुआ है ये, असेसमेंट ऑफ पार्टनर्स में पार्टनरशिप फर्म का जो रेम्यूनरेशन की वर्किंग पार्टनर की जो रेम्यूनरेशन लिमिट निकालते हैं उसी को उन्होंने क्या किया है, रिवाइज किया है। कोई दिक्कत यहाँ पर। इसके बाद एक और जो सैलरी सेक्शन में मान लो या डिडक्शन में इसको कह सकते हैं अपन कि जो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, अब आपको ध्यान होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं, उसके लिए 14% की लिमिट हुआ करती है कि अगर आप एम्प्लॉयज की सैलरी का जो छूट जो मिला करती थी वो 14% हुआ करती थी। बाकी अदर एम्प्लॉयर जो है अगर वो प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके लिए जो डिडक्शन मिला करती थी वो 10% हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने दोनों को इक्वलाइज करने के लिए क्या किया, उस 10% की लिमिट को कितना कर दिया गया है, 14% कर दिया गया। वेयर द एम्प्लॉयज सैलरी इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीएससी ऑफ द एक्ट। तो ये 14% ध्यान रखना किसके लिए है, जो न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करता है, सेक्शन 115 बीएससी को फॉलो करता है, न्यू टैक्स रिजिम को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान रखने की। क्लियर। चलिए जी, बस अपन को ज्यादा डीप में किसी को वो नहीं करना, अपन को सिर्फ और सिर्फ जो काम की चीज है बस उसी को देखना है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है। वापस रिपीट कर लेते हैं, कैपिटल गेन का जो होल्डिंग पीरियड है उसमें क्या चेंज आया है कि जो प्रेजेंट जो होल्डिंग पीरियड था लिस्टेड सिक्योरिटीज का वो कितना हुआ करता था, 12 महीने का, इसमें कोई चेंज नहीं है। लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑलवेज टेकन टू कंसिडर द 12 मंथ एज पर द होल्डिंग पीरियड। अगर हमारा जो होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने तक अगर है होल्ड हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेबल होगी। और अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए पहले कितना था, 36 मंथ था, अब कितना रहेगा हमारा, 12 मंथ रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए यहां तक भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 24 मंथ था, ये पहले ही चेंजेज हो चुका है, इसमें किसी तरह का गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। और अदर असेट, ये सबसे बड़ा चेंजेज है। अदर असेट में पहले हम 36 मंथ देखते थे, उस 36 मंथ की जगह अब आपको सिर्फ कितना देखना है, 24 मंथ देखना है। और कब से हुआ, 23 जुलाई से।
ठीक है। तो 22 को हमारा बजट आया था और गवर्नमेंट ने 23 की कट ऑफ डेट रखी है। तो 23 के बाद आप जो होल्डिंग पीरियड देखोगे असेट का, वो देखोगे लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर, जैसे डिबेंचर लिस्टेड है तो उसके लिए 12 महीने देखेंगे, ठीक है। और अदर कोई असेट है, ज्वेलरी है या कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है या और कोई वटेवर असेट है, तो उसके लिए 24 मंथ देखेंगे अपन, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 24 मंथ ऑलरेडी अपन देख रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पे भी इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है। इसके अलावा टैक्स रेट की बात करें तो टैक्स रेट में जो चेंजेस था वो अपन पहले ही देख चुके हैं कि जो 111 ए की जो रेट है, ठीक है, सेक्शन 111 ए कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी पेड। तो जिस पे एसटीटी पेड होता है वो सेक्शन 111 ए में टैक्सेबल होता है, 111 में टैक्सेबल होता है। और उसकी जो रेट है वो पहले हुआ करती थी हमारी 15%। उसमें पहले जो रेट हुआ करती थी वो रेट हुआ करती थी हमारी 15% हुआ करती थी। अब उस 15% की टैक्स रेट को गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 20% इंक्रीज कर दिया है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, ठीक है। बाकी आगे अपन देख रहे हैं इसमें, बाकी और में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई चेंजेस हुआ नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल में पता है आपको बेसिक स्लैब भी लगती है, अगर वो लिस्टेड 111 में टैक्सेबल नहीं होता है। मेजर चेंजेस आए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी पेड, ये किसमें टैक्सेबल होता था, ये होता था 112 ए में होता था। तो 112 ए में पहले 10% की रेट चला करती थी और 1 लाख रुपए की लिमिट हुआ करती थी कि 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो 10% की तो उसको तो चेंज कर दिया 12.5% और 1 लाख रुपए की लिमिट को चेंज कर दिया कितना, 1,25,000 कर दिया एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है। बट इसमें कट ऑफ डेट आपको ध्यान में रखनी है। कट ऑफ डेट जो है वो कितनी है, 23 जुलाई रहेगी एलटीसीजी, जिसपे एसटीटी पे हो चुका है। और 112 जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी की बात करूं तो सेक्शन 112, ठीक है, 112, तो उसमें पहले 10% थी, उसको भी कितना कर दिया है, 12.5% कर दिया है, बढ़ा के कर दिया है। तो ये सारी जो चेंजेस है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन को ध्यान में रखने हैं और उनको याद भी रखना है। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आपसे कि एग्जामेशन जो 112 ए की जो टैक्सेबल जो एग्जामेशन लिमिट है वो 1 लाख रुपए से कितनी हो गई है, 1,25,000 हो गई है। क्लियर हो गया। चलिए, इस पे ये चेंज हो चुका है आपका इंडेक्सेशन जो बेनिफिट है। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट का कोई सेक्शन नहीं था, ये ध्यान रखना है, ये प्रोविजो था। ये सेक्शन जो सेकंड प्रोविजो था किसका, सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो था जो आपको इंडेक्सेशन के लिए बोलता था कि, लेकिन अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 23 के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी का अपन सेल या परचेज करते हैं और नहीं खरीदते हैं तो उसका इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 23 से पहले की अगर कोई असेट आपकी परचेज की हुई है तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा, बशर्ते कि उसमें इंडेक्सेशन के लिए अलग रेट है, विदाउट इंडेक्सेशन के लिए अलग रेट है, ठीक है। चलिए, वो भी अपन अलग से सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ये हमारे काम का नहीं है। बाकी मैंने अपने कोर्स में ये पूरी पीडीएफ मैंने डाल दी है और मैं इसको प्रिंटेड, अगर जो नए अपने इनकम टैक्स की बुक और जो जीएसटी की बुक आ रही है उसमें मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी और जो छोटे जो अमेंडमेंट है टीडीएस का वगैरह है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि अपन आराम से एक एक को डिस्कस करते हुए समझते हुए उसको नोट करते रहें, ठीक है। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मैं जो भी जॉब अपडेट होती है वो मैं लगातार अपलोड करता रहता हूँ, कंटिन्यू रहता हूँ। आपकी प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।